हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीसनाइज की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की चल रही है। तो इकॉनमी की एक लेसन आप लोग की आ चुकी है। आज यहाँ पे सेकंड लेसन है। देखती हूँ कितनी टॉपिक कंप्लीट करा पाती हूँ। कोशिश करूँगी कि मैक्सिमाइज यहाँ पे मैं कर पाऊँ। तो फर्स्ट आज हम लोग देखेंगे कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में बहुत ही अच्छी आर्टिकल है। उसके बाद कमर्शियल कोल माइनिंग के बारे में देखेंगे। इसमें भी आपको काफ़ी डेटाज देखने को मिलेंगे एंड स्टेटस हमारे इंडिया में कोल का क्या स्टेटस इसके बारे में। एंड नेक्स्ट वन इसके इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 लाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यू रूल्स लाए गए, तो वो भी राइट ऑफ कंज्यूमर्स है, तो इसके बारे में देखेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ कि पीएम किसान के बारे में यहाँ पे आपको कुछ फैक्चुअल डेटा दिया गया है। मीन्स जिस पर्पज़ के लिए लाया गया था वो कितने हद तक यहाँ पे पर्पज़ को अचीव किया गया। कुछ न्यू डेटा आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितनी आर्टिकल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए एक आपके पास क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, 2013 में पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो रेगुलेट किया जाता है कमर्शियल बैंक, तो किस किस मैटर में वो रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट कहने का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी ऑफ एसेट, या फिर ब्रांच एक्सपेंशन, या फिर मर्जर ऑफ बैंक्स, या फिर वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। या तो बैंक को मर्ज करना, या तो बैंक को बंद कर देना, या तो बैंकों का जो ब्रांच होता है उसको और बढ़ाना, या फिर एसेट की जो लिक्विडिटी होती है उस पर ध्यान देना। तो आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन से। अभी आंसर देने का कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि इस लेसन के लास्ट में ही आप लोग को आंसर दे दूँ, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग आते हैं अपने आर्टिकल्स पे। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं। फिर से ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि हालांकि पहले भी हम लोग ने इस टॉपिक पे ऊपर बात किया था। अभी आपको देखने को मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एनवायरनमेंट, इनके द्वारा कुछ ड्राफ्ट किया जा रहा है कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। वो भी 2020 का यहाँ पे रखा गया है। वो भी सारे मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और सर्विस सेक्टर के लिए। ये जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है इसमें आपका एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, एक क्लासिफिकेशन है वर्कर का। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में से आप समझ रहे हो कि आपको रोज़गार दिया जाएगा, वो भी फिक्स टेन्योर के लिए। मीन्स 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 50 ईयर्स। तो इस तरीके का आपका फिक्स्ड होगा। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया है इस ऑर्डर के अंदर। तो देख लेते हैं ये जो ड्राफ्ट आपका बनाया गया है इसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को इंसर्ट किया जा रहा है एज अ कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बट रिमूव किया गया है। जो कैजुअल वर्क लिस्ट था ना, इसको लिस्ट से आपका कैजुअल वर्क, जैसे आप देखते हो कि कुछ कैजुअल काम आप कर लेते हो घर पे भी, अपने लिए भी कुछ कैजुअल ऐसे ही कुछ कर लेते हो, तो उस चीज़ को हटाया गया। तो ये ध्यान रखना है। इस लिस्ट में 6 कैटेगरी ऑफ वर्कर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया। जैसे कौन परमानेंट वर्कर्स है कि एक बार यहाँ पे आ गए तो उनको परमानेंट कहा जाएगा। उनकी एज जब 60 ईयर्स हो जाएगी, रिटायरमेंट की एज हो जाएगी, तभी वो रिटायर करेंगे। सेकंड यहाँ पे कैटेगरी है टेम्पररी। इट मीन्स कि फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ, इस तरीके का वो टेम्पररी है। एंड थर्ड कैटेगरी इज अप्रेंटाइज। फोर्थ कैटेगरी इज प्रोबेशनर। फिफ्थ इज बंडलीज एंड सिक्स्थ इज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो ये टोटल 6 कैटेगरी ऑफ वर्कर्स है। एक परमानेंट है यानी कि हमेशा के लिए, टेम्प्रेरी है, जब मन किया आपको एक छोड़ के आप जा सकते हो टेम्प्रेरी पीरियड के लिए। अप्रेंटाइसिस है, इट मीन्स कि कोई अनस्किल्ड वर्कर्स कोई स्किल्ड वर्कर्स से सीखते हैं और कम वेजेस में भी वो काम करने के लिए रेडी होते हैं। प्रोबेशनर है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोबेशनर वो होते हैं जो कि टेम्प्रेरी एब्सेंट होते हैं। बंडलीज वो होते हैं जो कि जो परमानेंट वर्कर्स के पोस्ट के अगेंस्ट में उनको यहाँ पे आपका पोस्ट दिया जाता है। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। तो आइए देख लेते हैं। इस ड्राफ्ट में आप देखो कि ये सबके लिए, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और माइनिंग इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें कि 300 या 300 से ज़्यादा वर्कर्स है, उनमें ये आपका अप्लाई होगा। और इस ऑर्डर में इसको फाइनलाइज किया जाएगा और इंटीग्रेट किया जाएगा जो ऑलरेडी यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एक्ट 2020 आया है, ठीक है। अब कुछ बैकग्राउंड देखते हैं स्टैट्यूटरी स्टेटस की, हमारे यहाँ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का क्या प्रावधान था स्टार्टिंग से। अगर हम लोग देखें तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है, एक कानून है 1946 का, जिसमें कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को ये सिर्फ और सिर्फ किस में था रखा गया था, तो अप्रैल, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है, कपड़े बनाने के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है सिर्फ उसके लिए अवेलेबल किया गया था, वो भी 2016 में। और फिर उसके बाद इसको फुटवेयर, यानी कि जो आप लोग देखते हो कि जूते चप्पल जो भी पहनते हो, उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2017 में इसको अप्रूव कर दिया गया था। बाद में 2018 में एक नया रूल्स लाया गया, जिसमें कि सारे इंडस्ट्रीज़ जो है वो यहाँ पे वर्कर्स को हायर कर सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि उनका टेन्योर उस समय भी फिक्स होना चाहिए कि 6 महीने, 1 साल, इस तरीके का।
इसी को देखते हुए अभी यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा ये सारे स्टेट को कहा गया है कि वो एक अलग से ऑर्डर लेकर आए। ऑर्डर भी एक तरीके का कानून ही होता है जिसमें कि अलग से फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान हो, वो भी सारे इंडस्ट्रीज़ में। तो ये आपको याद रखना, ये सारे स्टेट को कहा गया है, सारे इंडस्ट्रीज़ जो उनके राज्य में है उन सब में जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का एक कैटेगरी होना चाहिए। तो ये अभी 2018 में ही इस तरीके का यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा ऐसा कहा गया है। अब बेसिकली समझते हैं कि व्हाट इज़ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। अगर ब्रॉड लेवल पे हम लोग देखें तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही है जिसमें कि कोई कंपनी या फिर एंटरप्राइजेस कोई भी एम्प्लॉय को हायर करेंगे, वो भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये चाहे 1 साल का हो सकता है या फिर 1 साल के बाद भी इसको रिन्यू भी करा सकते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर में आप देखो तो कुछ यहाँ पे फैसिट भी रखा गया है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो इसमें अगर हम लोग देखें कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें रखी गई है। इट मीन्स कि कुछ कंडीशन रखा गया है कि उनके काम करने के घंटे कितने होंगे, उनके वेजेस कितने होंगे, उनको कितना यहाँ पे वेजेस मिलेगा, अलाउंस उनको कितना दिया जाएगा, और दूसरे अगर बेनिफिट है तो वो किस हिसाब का दिया जाएगा, जो कि किसी परमानेंट वर्कर से तो कम नहीं होना चाहिए अगर वो सेम काम कर रहे हैं और सेम सिमिलर नेचर है उनका काम का। तो साथ ही उनको यहाँ पे सारे स्टैट्यूटरी जो बेनिफिट है जैसे कि परमानेंट मेंबर को अवेलेबल होता है, तो वो भी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में जितने भी वर्कर्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है। साथ ही साथ आप देखो, और साथ ही साथ उनको यहाँ पे ग्रेट्युटी भी मिलनी चाहिए। ग्रेट्युटी मीन्स क्या होता है कि एक सम ऑफ मनी होती है जो किसी भी एम्प्लॉय को एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में दिया जाता है। मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है, कोई वर्कर है, वो अगर 1 साल के लिए काम कर रहे हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत, तो उनको साल के अंत में एक ग्रेट्युटी भी देना चाहिए, यानी कि सम ऑफ मनी उनको कुछ पे करना चाहिए। हर एक कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और पार्ट जो कि अगर 6 मंथ से एक्सीड हो रहा है तो एम्प्लॉयर को यहाँ पे ग्रेट्युटी देना चाहिए, वो भी 15 डेज वेजेस के रेट में। फाइन। तो ये सारे कुछ यहाँ पे कंडीशंस रखा गया है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर। ये जो ऑर्डर है ये आपका क्लैरिफाई किया गया है कि सर्विस को अगर कोई वर्कर अपने सर्विस को टर्मिनेट करते हैं एज ए रिजल्ट कैसे, तो कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि वो यहाँ पे रिथ्रेंचमेंट को रिथ्रेंचमेंट जैसा उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि ऐसा नहीं समझा जाएगा कि जब उनका टेन्योर ख़त्म हो गया तो इसमें इट मीन्स कि उनका ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं कि उनको हटा दिया गया या फिर उनका मीन्स जैसे आप देखते हो ना कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को मिड टर्म में ही हटा देते हैं, तो वैसा इनको नहीं समझा जाएगा। साथ ही इस ड्राफ्ट में प्रपोज किया गया है कि सैलरी पेमेंट को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे रखा गया है कि जो वेज रेट्स होगा ना उसको डिस्प्ले करना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कि कितने एम्प्लॉयर को फिक्स टर्म अगर एम्प्लॉयमेंट है उनका कैटेगरी, तो उनको कितना ज़्यादा जो है और किस रेट पे उनको वेजेस दिया जा रहा है, या तो नोटिस बोर्ड में या फिर ऑनलाइन है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसको डिस्प्ले करना चाहिए, या फिर इंडस्ट्री का अपना खुद का वेबसाइट है तो उसमें भी वो करेंगे, और इवन उनका ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल भी है इंडस्ट्रियल का, तो उसमें भी वो इसको डिस्प्ले करेंगे, और हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के जो वर्कर्स है वो उसको समझ सके, कन्वीनियंट हो, क्योंकि वर्कर्स जो है या तो वो अपने लैंग्वेज को ही जानते हैं या तो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश बहुत ही कम जानते हैं, लेकिन और भी अदर्स लोग भी उसको समझे, इसलिए इंग्लिश में भी होना ज़रूरी है। साथ ही आप देखो कि कोई भी कैप नहीं है कि नंबर ऑफ़ टाइम्स जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो अपने फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट को कितना ज़्यादा वो रिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर ऑफ़ कैप नहीं है, इट मीन्स कि सिर्फ 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिक्स टर्म टेन्योर वाले जो एम्प्लॉयमेंट है उनको जितना भी लगता है कि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को 1 साल के बाद भी फिर अगला 1 साल के लिए वो रिन्यू कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। तो ये सारे यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है। कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का, तो यहाँ पे फिक्स टर्म एम्प्लॉय कहा जा रहा है और परमानेंट एम्प्लॉय कहा जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इन तीनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है आप यहाँ से समझ सकेंगे। सबसे पहला कि टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर हम लोग देखें तो फिक्स टर्म एम्प्लॉय कैसे होंगे, वो यहाँ पे काम करेंगे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि 1 साल के लिए वो काम कर रहे हैं, 2 साल के लिए काम कर रहे हैं, इस तरीके का। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी जो है ना वो यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि वर्कर्स को लेकर आते हैं कि हाँ इसको आप रख लीजिए, यहाँ पे 1 साल के लिए रख लीजिए, फिर अगले साल दूसरे को लेकर आएंगे, तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे इंक्लूजन्स नहीं देखने को मिलेगा। परमानेंट एम्प्लॉय कहने का मतलब है कि ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो कि डायरेक्टली आपका रिटन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है ना कि जो लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि परमानेंट एम्प्लॉय है। एक बार आप जैसे कोई भी एग्ज़ाम निकाल कर अगर आप जानते हो किसी भी सरकारी नौकरी में, तो वहाँ पे आप परमानेंट एम्प्लॉय कहलाते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहने का मतलब है कि इंगेज्ड है किसी इस्टेब्लिशमेंट में, वो भी एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू,
यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू गए हो या फिर पेपर में एग्रीमेंट आप उसको साइन करके गए हो कि हाँ यहाँ पे ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे एक डैम बन रहा है, तो जब तक ये डैम बनेगा तब तक आप यहाँ पे जो है काम करोगे, इस डैम के डेवलपमेंट में, इस डैम को खड़ा करने में आप काम करोगे, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, साथ ही आप देखो कि टर्म कितना होता है, तो फिक्स्ड एम्प्लॉय जो यहाँ पे फिक्स टर्म जो एम्प्लॉय है, इनका आप देखो कि फिक्स टर्म होता है। इट मीन्स कि ये आप अपना जो है ना यहाँ पे फिक्स करते कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और उसके बाद वो अपना जो टेन्योर है उसको फिर से रिन्यू कर सकते हैं। 1 साल काम किया, अच्छा लगा तो फिर नेक्स्ट ईयर भी वो काम कर सकते हैं। परमानेंट एम्प्लॉय आप देखो कि यहाँ पे इनका टेन्योर जो है ना वो जब जैसे ही नौकरी मिलता है तभी वो यहाँ पे टेन्योर उनका फिक्स हो जाता है कि आप इस कंपनी में 7 साल के लिए है या फिर हमेशा के लिए है या फिर रिटायरमेंट एज तक लिए, तो उसके ऊपर ये बेस मीन्स इसके ऊपर ये बेस्ड होता है परमानेंट एम्प्लॉय। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर देखें तो यहाँ पे टर्म जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ नेगोशिएट भी किया जाता है। समटाइम्स आप देखो कि ऐसा भी कहा जाता है कि ठीक है, जो डैम बन रहा है वो जब तक नहीं कंस्ट्रक्ट होगा तब तक आप यहाँ पे काम करोगे कॉन्ट्रैक्टर के बेसिस पे। लेकिन ऐसा भी होता है कि बीच में ही उनको हटा दिया जाता है अगर उनका काम अच्छा नहीं होता है, तो नेगोशिएट करके भी जो है ना कॉन्ट्रैक्टर के साथ इनका यहाँ पे टर्म आपको देखने को मिलेगा। नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय है यानी कि 1 साल के लिए आप काम करने के लिए आए हो, तो आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि आप यहीं पे काम करोगे। इट मीन्स कि अगर आप का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आपको ईंटें धोने हैं या फिर आपको वहाँ पे सीमेंट का घोल बनाना है, तो इस तरीके का जो कुछ होता है काम, तो वो स्पेसिफाइड नहीं, कुछ भी करा सकते हैं डेली। और परमानेंट एम्प्लॉयर आप देखो तो ये एक रूटीन वर्क के लिए काम करते हैं। जैसे अगर आप बैंक में अगर जॉब करने जाओ तो आपका सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आपका जो है आपका टाइम फिक्स है, और आपको पता है कि एक रूटीन काम आप करोगे, और साथ ही साथ आप जो है जब तक रिटायरमेंट एज नहीं आएगा तब तक आप काम करोगे, तो इसको हम लोग परमानेंट एम्प्लॉय कहते हैं। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका सर्टेन केसेस में रोका भी जाता है। जैसे कि अगर सिमिलर वर्क अगर कोई रेगुलर वर्कमैन कर रहे हैं तो उनको वो काम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को रोकते भी है, अगर कोई सर्टेन केसेस में, हमेशा तो नहीं लेकिन सर्टेन केसेस में रोकते। तो नेचर ऑफ जो वर्क है वो सिर्फ डिफाइंड किस में है, तो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड है, ना फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड है, ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे डिफाइंड है। ठीक है, तो ये वाली फिगर आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आनी चाहिए। अब ये समझते हैं कि क्यों ऐसा ज़रूरी हो गया है कि हम लोग फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोकस दे रहे हैं और इसको ज़रूरत है इंट्रोड्यूस करने का। तो आप लोग जैसे देख रहे हो कि जो डिमांड है कि वर्क कल्चर को चेंज करे और एक नया फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेकर आए। जैसे कि आप लोग देखो कि हमारे कंट्री में गिग इकॉनमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गिग इकॉनमी कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग देखते हो कि जोमेटो हो गया या फिर उबर हो गया, ओला हो गया, तो इसमें आप लोग देखते हो कि गिग इकॉनमी इसको कहते हैं। यानी कि आप लोग जाओ वहाँ पे और जब तक मन करता है आप लोग काम करो और उसके आपको फुल पेमेंट मिलेंगे। और साथ ही इंटरप्रेन्योर कल्चर भी बढ़ते जा रहा है, लोग जो है अपना बिजनेस खुद इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। तो ये दो तरीके का जो हमारे यहाँ काम करने का जो कल्चर चेंज होते जा रहा है, उसके कारण ये है कि कम से कम जो वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी है कि सीजनल और जो डिमांड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, कुछ आप इंडस्ट्रीज़ देखो जैसे कि लेदर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, कुछ टेक्सटाइल मार्केट है, मिल इंडस्ट्री है, तो वो सीज़न के बेस्ड में होता है कि गर्मी के टाइम में काम करते हैं, ठंड के टाइम में काम करते हैं, जब उनको वो सामान मिलता है तब काम करते हैं, और जब यहाँ पे मौसम फेवरेबल होता है तब काम करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ है, तो उनके लिए भी इस तरीके का जो है प्रावधान होना चाहिए। साथ ही मिडिल मैन को यहाँ पे हटाना है। आप देखते हो कि कई बार जो है बिचौलिया का काम होता है, और बिचौलिया के कारण जो है ना जो मेन हकदार जो लोग होते हैं उनकी कहीं ना कहीं नौकरी भी खा जाते हैं और उनके पैसे भी खा जाते हैं। तो मिडिल मैन का काम सबसे बेकार होता है, इसलिए यहाँ पे जो हायर करने का है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, तो वो भी फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पे हायर करने का रखा गया है, ना कि कोई मिडिल मैन यहाँ पे लेकर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कि पेमेंट करने में बहुत डिले हो जाता है। इवन आपको पता है कि मनरेगा में भी जो 150 दिन का काम दिया जाता है गारंटीड जॉब अनस्किल्ड वर्कर्स को, उनको भी उनका पेमेंट देने में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो इसलिए इस तरीके का डिले नहीं होना चाहिए, हर एक चीज़ फिक्स्ड होनी चाहिए। जब आप अपने प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब में आप काम करते हो या फिर आप बैंकों वैंकों में कहीं पे भी आप काम करते हो, तो आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी पेमेंट आपकी जो है अकाउंट में आ जाती है। तो फिर इन सारे लोगों की पेमेंट क्यों नहीं इनका टाइम में मिलती, इनकी पेमेंट डिले क्यों हो जाती है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्हीं को है। तो इसलिए डिले जो पेमेंट का होता है उस पर भी काम करना है। साथ ही ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का। आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखो तो जो लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हैं सारे एडवांटेजेस लेने का, तो उनको यहाँ पे देखा जाता है कि वो परमानेंट वर्कमैन भी है, वो भी सिमिलर वर्क
के लिए भी। तो इसी के कॉन्ट्रैक्ट में आप देखो कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट भी होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप खाली हो, मान लो कि 1 साल के लिए आप कहीं दूसरे स्टेट में आए हो किसी पर्पज़ से, परेशानी के लिए, तो आप वहाँ पे बैठना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि वहाँ पे कुछ काम कर ले। जैसे 6 महीने के लिए भी अगर आप दूसरे सिटी गए हो कुछ काम के लिए, तो आप सोचते हो कि कुछ काम कर लेते, बैठने से अच्छा है कि साइड में कुछ 6 घंटा 8 घंटा का काम कर लेते हैं। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। एटलीस्ट लोगों को ये एश्योरिटी होनी चाहिए कि अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो नेक्स्ट 6 मंथ तक मुझे कोई यहाँ पे हिला नहीं सकता। नेक्स्ट 6 मंथ मुझे यहाँ पे जो है पैसे ज़रूर मिलेंगे। तो ये एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होने की ज़रूरी है। अब क्या क्या कंसर्न इससे जुड़ा जुड़ा हुआ है, ठीक है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट तो हो जाएगा, इतने सारे कोर्ट्स और इतने सारे सारे ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन कंसर्न क्या है? कंसर्न यही है कि जॉब सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट है। जैसे आप देखो कि कहीं पे भी आप काम करने लगते हो, और जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब में काम कर रही हूँ, ठीक है, ये भी आप समझ लो कि मेरा फिक्स टर्म यहाँ पे रखा गया कि ठीक है मैं यहाँ पे 1 साल के लिए काम कर रही हूँ, और अभी जैसे मेरी पढ़ाई चल रही है तो मैं सोच रही हूँ 1 साल के लिए मैं काम कर लेती हूँ, ठीक है। 1 साल कर रही हूँ, मुझे हर महीने जो है यूट्यूब के द्वारा पेमेंट दिया जा रहा है। लेकिन अब जो मेरा एक बेसिकली एम था कि मुझे कुछ और करना है, लेकिन मैं अभी खाली हूँ तो मैं यूट्यूब में हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे आ गई और 1 साल में, और मुझे यूट्यूब के द्वारा अच्छा खासा अगर इनकम मिल रहा है, तो मुझे लगेगा कि चलो ठीक है यही कर लेते, घर बैठे इतना आसान है ये करना, क्यों कंफर्ट जोन से बाहर आना और अपनी जो है कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करना, तो मैं इसी में रह जाऊंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जॉब सिक्योरिटी पर थ्रेट है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब हर महीने जो है, एक तो फिक्स्ड वेजेस इनका होता नहीं है, जैसे व्यूज़ होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट शो होते हैं, उस हिसाब से इनका जो है अर्निंग का ये अपना बनाते हैं चार्जेस, और उसमें भी ये 55% अपने ही रख लेते हैं। तो कुछ खास यहाँ पे फ़ायदा होता नहीं है। तो आप लोग देखो कि यहाँ पे जॉब सिक्योर तो नहीं है, लेकिन मेरी क्या मंशा हो जाएगी कि मैं यहाँ पे हैबिटेट हो जाऊँगी कि चलो ठीक है मुझे यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से, मैं कंफर्ट जोन में रहकर अगर काम कर रही हूँ तो मैं काम कर लेती हूँ। तो लोगों की जो जॉब सिक्योरिटी है, एक्चुअली मुझे कहीं और जाना चाहिए, या तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊँ या तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ, कि वहाँ पे मेरी जॉब सिक्योरिटी हो जाए, एक टाइम फिक्स्ड हो काम करने का, एक जॉब फिक्स्ड हो, और साथ ही साथ वेजेस फिक्स्ड हो के हर एक एंड के मंथ के एंड में मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इतना आएगा। यूट्यूब से मुझे पता नहीं होता है, कभी कभी महीने आते भी नहीं है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी तो है नहीं यूट्यूब में, इसी तरीके का मैं बता रही हूँ। तो ये आपका हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपका जॉब सिक्योरिटी की थ्रेट है। साथ ही डिफ़िकल्टी होती है किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने में। एक जो बेसिस है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का, एक तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, लिखा के ले लिए। साथ ही साथ ये डिफ़िकल्ट होता है एम्प्लॉयज़ को कि वो सारी चीज़ें, यानी कि फाइनेंशियल कैपेसिटी को भी इन्फोर्स करे, साथ ही एबिलिटी हो कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को वो सही तरीके से समझ सके। तो ये भी कहीं ना कहीं एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने में भी डिफ़िकल्टी है। समटाइम्स आप देखो कि कोई भी एग्रीमेंट साइन होता है तो उसमें एक एक वर्ड करके सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और जो वर्कर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, जो वर्कर्स होते हैं ना, वो समटाइम्स नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे बताया जा रहा है। बट वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन लाया गया है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि एक हमारे यहाँ एक नए तरीके का जो कल्चर है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, वो यहाँ पे बनेगा। और जो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो वर्ल्ड मैप है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बेटर तरीके से हो सकता है। साथ ही इफेक्टिवनेस भी है, जो कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंट होगा अगर ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन हो, जो कम्प्लीमेंट्री यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स है हमारे लेबर कोड का, तो वो भी बेटर तरीके से हो सकता है। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, आप देखो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, गिग इकॉनमी में काम करते हैं, तो यहाँ पे उनके लिए एक सिक्योरिटी लाने की ज़रूरत है, उनको फिक्स्ड करने का ज़रूरत है। तो ये एक अच्छा स्टेप आप कह सकते हो। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या देखा। सबसे पहले फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की कुछ कैटेगरीज हमने देखा कि कहाँ पे एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और ये जो नया कोड लाया गया है उसके बारे में हमने देखा। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं कि पहली बार हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे यहाँ आज़ादी से पहले ही एक ऑर्डर था, एक कानून था, जिसके तहत फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था। लेकिन 2016 में फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में यहाँ पे अप्रूव किया गया था। फिर उसके बाद फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फाइन, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ये कैसे अलग है परमानेंट एम्प्लॉय से और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से, ये भी आपको समझना है। क्यों आज के डेट में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ गया कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को इंट्रोड्यूस करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंट्रोड्यूस अगर हम लोग कर देते हैं, इसको लॉन्च कर देते हैं, तो इससे क्या कंसर्न अराइज होगी, इसको भी समझना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, जो कि यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है कोल। ठीक है, कोयले से बहुत प्यार है यूपीएससी को, क्योंकि हमारे इंडिया में आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ कोल की भंडार तो भर भर के हैं। साथ ही आप देखोगे जितना कोल हमें हमारे कंट्री से प्रोडक्शन होता है, उतनी ही कोल हम लोग इंपोर्ट भी कराते हैं।
बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। बट हम लोग इंपोर्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ कोल्स नहीं मिलते हैं, बहुत ही घटिया क्वालिटी के कोल मिलते हैं, जिससे इमिशंस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बराबर देखोगे कि यूपीएससी के द्वारा कोल के ऊपर क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, घुमा फिरा के वो पूछते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक न्यू ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें कि जो कोल माइंस की ऑपरेशन है वो और स्पीडअप हो जाएगी। साथ ही साथ जो फर्स्ट ट्रेंच ऑफ कोल ब्लॉक्स है उसको भी ऑक्शन किया जाएगा, नीलामी किया जाएगा, वो भी कमर्शियल यूज़ के लिए। तो चलिए ठीक है, पोर्टल ओपन हो गया है। पोर्टल कहने का मतलब है कि आप लोग अपने इसको मीन्स डेस्कटॉप में भी और मोबाइल में भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। जहाँ पे आपको पोर्टल में क्या होता है ना कि एक यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत होती है लॉगिन करने के लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है वेबसाइट से। जैसे कि आप कोई वेबसाइट में रिच करते हो तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये पोर्टल में आपको ओपन करने के लिए, जैसे आपको ये पोर्टल ओपन करना है कोल माइनिंग का, तो इसके लिए आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड देने की ज़रूरत होती है। उसके बाद आपका ओपन होता है और यहाँ पे आपको जितनी भी कोल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाती है। वेबसाइट में क्या होता है कि अगर आपको कोल के बारे में रिसर्च करना है तो आप एक वेबसाइट में जा सकते हो, वहाँ पे आपको कुछ लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। फिर आपको टाइप्स ऑफ कोल अगर देखना है तो दूसरे वेबसाइट में जाकर आप उसके बारे में पढ़ सकते हो। 4 टाइप्स ऑफ कोल्स आर अवेलेबल इन इंडिया। तो वो क्या होता है ना कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, बट पोर्टल इज़ समथिंग वेयर यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन पोर्टल्स एंड वेबसाइट ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इंडिया में कोल का क्या हालचाल है देख लेते हैं। इंडिया में आप देखो कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट हम लोग रिजर्व्स है कोल के, यानी कि पाँचवीं सबसे बड़ी हमारे यहाँ कोल के भंडार है। और वर्ल्ड में हम लोग आप देखो कि सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है, यानी हमारे यहाँ भंडार भी है लेकिन हम लोग सेकंड लार्जेस्ट है, जो कि हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। 2019 में इंडिया के द्वारा 235 मिलियन टन्स ऑफ कोल को हम लोग यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के लिए और कुकिंग कोल के लिए हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं। और कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करते हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें कि आपका इंडोनेशिया आता है, फिर साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है और रशिया है। ये 4 कंट्री का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछना बाकी है यूपीएससी का कि हम लोग एक्चुअली कोल मंगाते कहाँ से। तो 2019 की ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ है? इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड देन ऑस्ट्रेलिया। फाइन। करेंटली आप देखो कि इंडिया के द्वारा 729 मिलियन टन्स ऑफ कोल हर एक साल हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और 83% जो प्रोडक्शन है ना वो आपका कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही यहाँ पे आता है। कोल आप देखो कि फायर्ड प्लांट अकाउंट फॉर 72% ऑफ इंडियाज़ की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कि कोल के कारण जो हमारे थर्मल पावर प्लांट में ये कोयला इस्तेमाल होता है उसके कारण हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वो 72% तक होती है। कोल रिजर्व्स है कहाँ कहाँ ये समझिए। इंडिया में सबसे बड़ा तो आपको झारखंड पता है, उसके बगल में आपका पड़ोसी देश उड़ीसा पता है, फिर इधर आ जाइए पड़ोसी छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ये ऐसे कुछ राज्य है जहाँ पे कोल मिलते हैं। इंडियन कोल रिजर्व्स आप देखो तो प्राइमरली ये कौन कौन से हैं, तो लिग्नाइट है और बिटुमिनस टाइप के हैं। अदर दो कौन से हैं, तो एंथ्रासाइट और पीट। देखिए सबसे बेहतरीन टाइप का जो कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है, जो कि सिर्फ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। सबसे बेकार टाइप का जो कोल होता है वो है पीट। तो पीट को हम लोग के तो कई बार बैन भी किया जाता है सरकार के द्वारा कि पीट कोल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। जितना ये ना ये काम करता है उतना ज़्यादा, उससे ज़्यादा ये हमें बदनाम करता है। तो इसीलिए पीट को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग दो तरीके के ही कोल को इस्तेमाल करते हैं, जो कि है लिग्नाइट और बिटुमिनस, ठीक है। इंडियन कोल जो है उसमें लोअर आपको देखोगे कि कैलोरीफिक वैल्यू होता है और हाई ऐश होता है। कोल की अगर क्वालिटी आपको देखना है ना कि कोई कोयला अच्छा है तो आप उसको कैसे कहोगे टेक्निकल भाषा में। अगर कोई कोयला अच्छा है तो उसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए और लो ऐश कंटेंट होना चाहिए। ऐश जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा ये धुआं कम करेगा। तो हमारे यहाँ की कोल की ना क्वालिटी ही उल्टी है। इट मीन्स कि हमारे यहाँ कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है और ऐश बहुत ज़्यादा देता है, यानी कि धुआं धुआं है, जितना ना काम करता है उतना ज़्यादा बदनाम करता है। तो ये चीज़ आपको कोल में देखने को मिलेगा हमारे यहाँ, तो याद रखिएगा। साथ ही आप लोग देखो कि हमारे यहाँ बाकायदा कानून है 1973 की, जिसमें कि कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन की बात की गई है। सारे कोल माइंस जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ओन्ड कोल इंडिया लिमिटेड को हैंड ओवर किया गया है। लेकिन 1970 के पहले क्या होता था, तो 1970 के पहले कोल सेक्टर्स जो है इसमें मोस्टली प्राइवेट कोल माइंस थे। नेशनलाइजेशन ये ज़रूरी हो गया जिससे कि जो काम बहुत गलत तरीके का पुअर वर्किंग होता था, लोगों की रहने की कंडीशन सही नहीं थी, पुअर सेफ्टी स्टैंडर्ड था लेबर्स लोग का, तो वो सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए क्या हुआ कि सरकार ये सोची कि प्राइवेट से छीन कर जो है ये कोल माइंस को हम लोग अपने अंदर ले आते, तो इसलिए नेशनलाइजेशन किया गया कोल माइंस का।
जैसे कि इकॉनमी आप जानते हो कि लिबरेट हो गई थी हमारा 1991 में, एलपीजी रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि हमारे यहाँ कोल माइंस नेशनलाइजेशन कानून लाया गया 1973 में। फिर इसको एक बार और अमेंड किया गया तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग जो है उसको भी यहाँ पे लाया गया। साथ ही साथ आप देखो कि पावर, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम सेक्टर्स, ये सबको इसके अंदर लाया गया। बट ये सारे जो माइंस अलॉटमेंट थे उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में कैंसिल कर दिया गया। और किस बेसिस पे कैंसिल किए कि उनको लगा कि ये जो है ना आर्बिट्रेरी है। और इसी के साथ साथ आप देखो कि 2015 में एक नया कानून आया था जिसको कहा गया कि कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जिसमें कि आपका कैसे कोल माइनिंग जो है ना वो ऑक्शन के थ्रू हो उसका तरीका यहाँ पे रखा गया था। फिर आगे चल के लास्ट ईयर क्या हुआ कि मिनरल्स लॉज अमेंडमेंट कानून लाया गया, जिसके तहत जो माइंस और मिनरल्स दो कानून थे ना उसको मर्ज कर दिया गया। यानी कि उसमें थोड़ा सा एक अमेंडमेंट भी किया गया। पहला तो है माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट 1957 का, और दूसरा है कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 का। तो यहाँ पे मेनली रखा गया कि जो कमर्शियल कोल माइनिंग है ना उसके रास्ते को क्लियर करना है कि कैसे कमर्शियल तरीके से जो है कोल माइनिंग किया जाए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और ये आप लोग कानूनी तौर पर समझ गए कि कैसे कैसे हमारे कंट्री में क्या हुआ। अब देखते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कैसे है माइनिंग के ऊपर। माइनिंग मीन्स आप लोग समझते हो ना क्या होता है? माइनिंग मीन्स होता है खनन। इट मीन्स कि एक्सट्रैक्शन करना, यानी कि कोल माइनिंग मीन्स कोल से एक्सट्रैक्शन करना, इसको हम लोग माइनिंग कहते हैं। तो अगर फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के अंदर आप देखोगे तो स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि अपने आप में ही आप देखो कि स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर दिया गया है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर्स में। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो भी यहाँ पे मिनरल्स जो उनके रिस्पेक्टिव बाउंड्रीज़ के अंदर आता है। जैसे झारखंड के अंदर कोयला बहुत है, तो झारखंड के जो गवर्नमेंट है ना उनका वो ओनर है, उनके अंदर में आ गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो बनाया गया है इंडिया में, उसके अंदर अगर वो मिनरल्स आता है, कोयला वगैरह आता है, तो उसके हकदार हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको डिमार्केशन पता होना चाहिए कि राज्य की सरकार का कहाँ अधिकार है और केंद्र की सरकार का कहाँ अधिकार है कोयले को लेकर या मिनरल्स को लेकर। ठीक है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर आप देखोगे माइनिंग इंडस्ट्री का तो ये दोनों के द्वारा यहाँ पे देखा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। और ये कहाँ रखा गया है? तो ये हमारे 7th शेड्यूल में रखा गया है हमारे संविधान में। तो संविधान का बाकायदा आपको पता होना चाहिए कि 7th शेड्यूल में रखा गया है 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कानून जो सेंटर जो कानून बनाते हैं वो सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से बनाते हैं, और जो राज्य सरकार जो कानून बनाते हैं वो स्टेट लिस्ट के अधिकार के उसके पर्सपेक्टिव में बनाते हैं, उसमें जो भी सब्जेक्ट है। दोनों को बनाना हो तो कंकरेंट लिस्ट में भी कुछ टॉपिक है जिसमें कि दोनों मिलकर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि माइंस और मिनरल्स डिपॉजिट जो है इसकी रेगुलेशन स्टेट लिस्ट में रखी गई है। तो और साथ ही साथ आप देखो कि सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न है यूनियन लिस्ट का, जो कि आपका 7th शेड्यूल के अंदर आता है। तो ये इसकी प्रोविजंस कहाँ है? तो वो 7th यूनियन लिस्ट में है, लेकिन रेगुलेशंस किसके अंदर में है? माइंस और मिनरल डेवलपमेंट का, तो वो आपका स्टेट लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट के अंदर आप देखो तो रखा गया है कि जो रेगुलेशन है माइंस एंड मिनरल डिपॉजिट का, वो है कि एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि इस तरीके का रेगुलेशंस और डेवलपमेंट जो कि यूनियन के अंदर है, तो ये डिक्लेयर किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा कि वो यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें तो पार्लियामेंट के द्वारा एक लेजिस्लेशन भी पास किया गया है 1957 का, जिसमें कि मिनरल सेक्टर्स को वो गवर्न करते हैं। साथ ही आप देखो कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है वो यहाँ पे माइनर मिनरल को नोटिफाई करते हैं कि आज के डेट में वो 55 है, 55 जगह पे वो यहाँ पे देखो कि माइनर मिनरल्स जो है ये नोटिफाई करते हैं। माइनर मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें, इससे यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये रेगुलेट और डेवलप किया जाता है यहाँ पे मिनरल्स, जो कि इस कानून के प्रोविजंस के अंदर है, यानी कि ये जो कानून है आपका इसके अंदर है। अगर कोल, लिग्नाइट और एटॉमिक मिनरल्स के केस में आप देखोगे तो स्टेट को यहाँ पे ज़रूरी है कि पहले वो ग्रांट कंसेशंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे जो पावर है यानी कि रिवीजन करने का या फिर कोई रॉयल्टी को यहाँ पे फिक्स्ड करने का, तो वो मेजर मिनरल्स में कर सकते हैं। ठीक है, माइनर मिनरल्स आप लोग देखो कि मेनली वो स्टेट के अंदर होता है, मेजर मिनरल्स जो है वो सेंटर के अंदर है। अब देखते हैं कि न्यू कमर्शियल कोल माइनिंग रिजिम में क्या क्या रखा गया है। तो कमर्शियल जो माइनिंग है इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को अगेन अलाउ किया गया है। स्टार्टिंग में तो प्राइवेट सेक्टर के ही हाथ में था, तो सरकार इसको छीन ली, सोची नेशनलाइज कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो कोल माइनिंग कमर्शियली हो बिना किसी तरीके का इंड यूज़ रेस्ट्रिक्शन किए हुए, तो प्राइवेट सेक्टर्स को यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है। अब इसका क्या फीचर्स है? इसमें है कि प्रीवियस माइनिंग एक्सपीरियंस जो है वो ज़रूरी नहीं है। जैसे कि बिडिंग वगैरह होता है, बोली लगाया जाता है ऑक्शन के टाइम में, तो जो भी प्राइवेट सेक्टर्स आएंगे, प्राइवेट कंपनी आएगी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले से भी ये काम कर रही हो। कोई न्यू पार्टी भी आता है कि हाँ ठीक है हम लोग भी कोल माइनिंग में इंक्लूड होना चाहते हैं, तो वो बेशक आ सकते हैं। 100% एफडीआई रखा गया है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। अब एफडीआई जो है दो तरीके से आता है हमारे कंट्री में, ऑटोमेटिक रूट से आता है और एक गवर्नमेंट रूट से आता है।
गवर्नमेंट रूट में क्या होता है कि गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लेना होता है कि सरकार हमें ये अप्रूव कीजिए कि हम लोग यहाँ पे कोल माइनिंग में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब सरकार की काम इतनी ढीली होती है, आज देखिए कल देखिए 10 साल बाद देखिए वो उनकी अप्रूवल कोई नहीं जानता, बहुत डिले होता है। तो यहाँ पे एफडीआई भाग जाती है, इंडिया से अच्छा है कि दूसरी जगह इन्वेस्ट कर ले। ये ऑटोमेटिक रूट है कि जिसमें कि कोई भी इन्वेस्टर्स जो है वो अगर आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस सेक्टर्स में तो वो आसानी से आ सकते हैं, उनको यहाँ पे सरकार की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप मेनली देखो जो 100% एफडीआई किया गया है वो ऑटोमेटिक रूट से ही आपको बहुत सारे फील्ड में देखने को मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना इतना ज़्यादा आप देखो कि बहुत बिजी रहती है कि वो इस तरीके का अप्रूवल वगैरह अप्रूव करने में बहुत टाइम ले लेती है। जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो यहाँ पे आपका एड वैलोरेम के बेसिस पे होगा। अब ये एड वैलोरेम क्या होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट और जो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स है, तो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस का वैल्यू है उसके बेसिस पे होगा। आज के डेट में जो बिडिंग टर्म्स हैं वो यहाँ पे दूसरे मिनरल्स में भी दिया गया है। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ना वो भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को हेल्प करेंगे कि उनको यहाँ पे स्टैट्यूटरी अप्रूवल मिले, जैसे कि इन्वायरमेंट वगैरह का या फिर अदर अप्रूवल भी जो लेना होता है कोल माइनिंग करने के लिए, तो वो सारी चीज़ भी हमारी सरकार जो है उन प्राइवेट सेक्टर्स को प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। तो समझ गए एक चीज़ की कोल माइनिंग कमर्शियली जो बात की जा रही है, इट मीन्स कि प्राइवेट सेक्टर्स को फिर से बुलाया जा रहा है, जिनको पहले भगा दिया गया था उनको फिर से यहाँ पे बुलाया जा रहा है। अब हम लोग क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं हम लोग उनको वापस, तो क्योंकि आप देखो कि हमारी डिपेंडेंसी जो कोल का इंपोर्ट करने में है ना वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करना है। जब हम लोग के पास हम लोग वर्ल्ड में 5th नंबर पे रिजर्व में आते हैं कोल में, तो क्या ज़रूरत है हम लोग को दूसरे से कोल को ख़रीदने का। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना वो हम लोग इतना करना चाहते हैं कि अपने ही जितनी कोल की जिस तरीके से प्रोडक्शन होती है उसी को हम लोग उसी को इस्तेमाल करें। साथ ही जो कोल सेक्टर से उसको भी आप ज़रूरत है कि टाइम के हिसाब से मॉडर्नाइज़ करने का, क्योंकि हर एक चीज़ मॉडर्नाइज़ हो रही थी, उसको भी ज़रूरत है कुछ मैकेनाइजेशन इंक्लूड करें, मशीन वगैरह का यूज़ करें, ऑटोमेशन हो, माइनिंग प्रैक्टिसेस हो, तो न्यू तरीके की चीज़ों को यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। और न्यू टेक्नोलॉजी तभी आएगी जब हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर आएंगे, नहीं तो सरकार के अधीन अगर रहेगा तो न्यू टेक्नोलॉजी तो तब आएगी जब हमारे यहाँ से सारे 5G 6G 7G भी आके चला जाएगा तब। तो ये आप लोग समझ सकते हो। साथ ही जो प्रोडक्टिविटी है कोल सेक्टर्स की उसको ज़्यादा बढ़ाने का, आप लोग देखो कि जितने PSUs है ना, मेनली जो कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है वो बहुत सुस्त है, काम बहुत अच्छा करते हैं नो डाउट, ठीक है, हमारे इंडिया का शान भी है, लेकिन थोड़ा सुस्त है, जो चीज़ होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा बढ़ाना है। साथ ही जो डिमांड है हमारे यहाँ की थर्मल पावर प्लांट की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशंस की, तो वो सारी डिमांड को भी यहाँ पे फुलफ़िल करना है, जिससे कि हम आत्मनिर्भर हो सकें। आत्मनिर्भर हर जगह होने की हमारी उम्मीद है और हम लोग चाह है तो वो आत्मनिर्भर हो सके। साथ ही जो राज्य सरकार के लिए जो रेवेन्यू है वो भी बेटर तरीके से आए, और जो हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का जो सपना है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो नीति आयोग के द्वारा 116 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे लिस्ट किया गया है, तो वो वैसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप देखो ना बिजली पहुँचती है, ना पीने का पानी का सुविधा है, ना बच्चे स्कूल जाते हैं, ना महिलाएं शिक्षित हो पाती है। तो ये बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है, बहुत ही अति पिछड़ा आप जिला कह सकते हो। तो ऐसे जिले को भी डेवलप करने में काफ़ी हद तक जो है आप देखो कि यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो बेटर तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट भी जो है डेवलप हो पाएंगे। तो ये सारा रीज़न्स है जिसके कारण हम लोग जो है ये ज़रूरत हुआ कि कमर्शियलाइज़ कर देते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, कमर्शियलाइज़ कर रहे हैं तो क्या सारी चीज़ें स्मूथ होगी? नहीं, कहीं ना कहीं हर्डल्स होती है। तो हर्डल्स क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो आप देखो अपोजिशन है वो यहाँ पे लीगल बैटर कर सकते हैं। जैसे झारखंड गवर्नमेंट है, उनके द्वारा ये चैलेंज किया गया ऑक्शंस को, जो कि न्यू रिजिम के अंदर लाया गया है। तो उनको ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट कवर जो है ना वो उनसे छूट जाएगा, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की, क्योंकि झारखंड में आपको पता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं और जंगल वगैरह भी बहुत है झारखंड में, तो इसलिए झारखंड के गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा आगे निकल कर आया है कि नहीं, इस न्यू रिजिम के वो अगेंस्ट में है। दूसरा है कि आप देखो कि शैलो कंपटीशन होगा, यानी कि ये जो बिड प्राइस इतना कम रखा गया है, स्मॉलर नंबर ऑफ बिडर्स है जो कि ऑक्शंस में यहाँ पे इंक्लूड होंगे, क्योंकि पैंडमिक अभी चल रहा है ना, कोविड-19 आप देख रहे हो कि न्यू स्ट्रेन है, यानी कि कोविड-19 के बच्चे लोग भी आ गए हैं, तो एक न्यू स्ट्रेन निकल कर आ रहा है। तो उसके कारण आप देखो कि पैंडमिक के कारण जो बिडर्स होंगे, बोली लगाने वाले होंगे, वो भी बहुत कम होंगे। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देखो तो ये ब्रॉड इनफ है, जिसमें कि आप नॉन सीरियस जो बिडिंग है ना वो भी यहाँ पे इंकरेज हो जाएंगे। इट मीन्स कि ऐसा भी रखा गया है
है नॉन एक्सपीरियंस होल्डर को भी यहाँ पे बुलाया जा रहा है। जैसे कोई भी अगर माइनिंग सेक्टर्स में उनको कुछ नहीं पता कि माइनिंग वगैरह कैसे होती है, उनको भी यहाँ पे अलाउ किया गया है कि आइए आप बोली लगाइए। तो थोड़ा सा ये आप समझ सकते हो कि जो एक्सपीरियंस होल्डर है उनकी तो यहाँ पे बेइज्जती हो रही है ना। जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो इस काम में महारत हासिल किए है, उनको यहाँ पे सिर्फ परमिशन देना चाहिए। न्यू न्यू बच्चे को क्यों परमिशन दे रहे हैं? उनको पहले सिखाइए, समझाइए, उसके बाद उनको इस तरीके का हक दीजिए कि जब ऑक्शन होगा तो आप भी बिडिंग कर सकते हो। तो ये एक आप लोग समझो कि हर्डल्स है। साथ ही डीप पॉकेट और रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़ भी है, जो इस तरीके का जो प्रोसीजर स्टार्ट होगा तो उसमें ये ज़रूरी है। जो कोल ऑक्शन स्टेट है, इसकी विनिंग के बाद आप देखो या माइनिंग परमिट्स जो है वो ज़रूरी होगा, रिहैबिलिट करने की ज़रूरत होगी, रीसेटलमेंट करने की भी ज़रूरत होगी, तो एक ह्यूज मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी। तो क्या इसमें इंडिया अभी सक्षम है कि हम लोग ये सारी चीज़ कर सकते हैं? तो ये सारी कुछ कंसर्न है। फर्दर स्टेप्स की हमें ज़रूरत है कि अगर हम लोग न्यू कमर्शियल कोल माइनिंग लेकर आना चाहते हैं तो भी करना होगा। क्या क्या करना है ये समझिए। जो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे कंसर्न है, यानी कि जो अपोजिशन यहाँ पे कंसर्न कर रहे हैं कि उनकी रेवेन्यू शेयर डिक्लाइन हो रही है, तो उसको हम लोग को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस इस न्यू रिजिम स्टेट के अंदर आप देखो, न्यू रिजिम के अंदर क्या हो सकता है कि स्टेट को यहाँ पे लॉस हो सकता है, 48 से 115 पर टन यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की अपोजिशन इसलिए यहाँ पे आपके खड़े हो गए। साथ ही यहाँ पे लॉस हो सकता है रेवेन्यू का, तो उसे हम लोग को कंसर्न में लेना होगा। ऐसे ही राज्य सरकार चिल्लाते रहती है कि जीएसटी में उनका जो है रेवेन्यू कम हुआ, ऊपर से आप ऐसा कानून ले आओ जिससे कि अगेन उनको और रेवेन्यू कम हो। तो राज्य सरकार तो इस तरीके के कानून को और इस तरीके के रिजिम को तो मानने से रही। साथ ही जो सस्टेनेबल कोल माइनिंग कोड है उसको इनैक्ट करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो हमारा मल्टीपल बॉडीज़ का जो जुरिस्डिक्शन है वो ओवरलैप हो रहा है, तो उसको हमें ख़त्म करना है। साथ ही आप देखो कि जो रिकवरेबल रिजर्व्स है उनको हम लोग को इंडिकेट करना है। साथ ही टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो कोल माइनिंग इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल हो। कोल माइनिंग के कारण आप देखो कि हमारे इन्वायरमेंट और अगल बगल के रहने वाले लोग जो होते हैं ना, उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है, यानी कि एक एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट ना हो, हमारे वहाँ के जो लोग हैं जहाँ पे भी माइनिंग हो तो वहाँ के लोगों को इम्पैक्ट ना हो, तो इस तरीके का हम लोग को टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है। न्यू तरीके की टेक्नोलॉजी को हम लोग लाएंगे, तभी एक नया तरीके का आपका जो है ये कोल माइनिंग बेटर तरीके से हो पाएगा। साथ ही सबसे बेटर तरीका है कि इंसेंटिवाइज़ कीजिए, ठीक है, इंसेंटिव्स दीजिए और बिडर्स को एक अच्छा ऑफर देने की ज़रूरत है, जिससे कि जो स्टेट ऑफ आर्ट माइनिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसको हम लोग अडॉप्ट कर सके। तो कुछ नया करने की ज़रूरत है, तभी हम लोग कोल माइनिंग सेक्टर्स में जो है बेटर तरीके का यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो ये रहा पूरा कमर्शियल कोल माइनिंग के बारे में हम लोग ने पढ़ा। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे कोल की क्या हालचाल है हमारे इंडिया में वो देखें। इस बार नया एक आपका सिंगल यहाँ पे पोर्टल ऑन हो गया है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। कोल हमारे यहाँ पहले ऑब्वियस प्राइवेट सेक्टर के अंदर थी, फिर नेशनलाइज हुई। तो ये सारे जो यहाँ पे कानूनी तौर पे जो बैकग्राउंड दिया गया है इसको ध्यान में रखिएगा। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पिकुलर टॉपिक है, इसलिए ये आपका यूपीएससी का फेवरेट है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होने की चांसेस होती है। तो ये जो टेबल है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अधिकार है, लेकिन किस किस सेक्टर्स में अधिकार है, क्या काम कर सकते हैं जिसमें अधिकार है, ठीक है। और कानून के तो बेसिक तरीके से ध्यान रखिएगा। ये जो आपका MMDR एक्ट 1957 का है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस एक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्रोविजन है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या प्रोविजन है, ठीक है। किस लिस्ट में क्या आता है, स्टेट लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, उन सारी चीज़ों को आप लोग को इसको मगअप करना होगा। फाइन। अब न्यू कमर्शियल लॉ क्या है, अगेन प्राइवेट सेक्टर्स को हम लोग बुला रहे हैं, आ जाइए अब इसमें काम करने के लिए। बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या है, ये सब आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल भी देख लेते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रिलीज़ किया गया है नया रूल्स, जिसमें कि हम जैसे कंज्यूमर को यहाँ पे राइट दिया गया है। अब क्या यहाँ पे प्रावधान है देख लेते हैं। ये रूल को आपका फ्रेम किया गया था इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में ही। साथ ही साथ देखो ये रूल्स में जो है कंज्यूमर को ये पावर दिया गया है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी वाले, कि यहाँ पे कंज्यूमर्स को अलाउ किया जाए कि सप्लाई ऑफ क्वालिटी रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी उनको मिल सके। साथ ही यहाँ पे जो डिस्कॉम कंपनी है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी कहते हैं, जो बिजली को घर तक पहुँचाती है, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबल बनाना है कंज्यूमर्स के लिए। अब इस राइट्स में है क्या, हक क्या दिया गया है। हक में क्या है कि कंज्यूमर्स, हम जैसे लोगों को यहाँ पे एम्पावर किया गया है इलेक्ट्रिसिटी का, और साथ ही साथ कि हमें बिजली का हक होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपके घर में बिजली नहीं पहुँच रही है, इट मीन्स कि आपका कोई ना कोई हक, राइट वायलेट हो रहा है। तो ये हमारा हक है, कंज्यूमर का हक है इलेक्ट्रिसिटी का। साथ ही हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना है। आज इलेक्ट्रिसिटी है तो मेरे पास ये जो टैब है, मैं इसे रिचार्ज नहीं, मैं इसे चार्ज कर पा रही हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड
रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, आप तक पहुँचा पा रही हूँ। मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मेरे पास ट्यूबलाइट की भी यहाँ पे व्यवस्था है, सारी चीज़ों की व्यवस्था है, तब जाकर मैं आप तक ये लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ। आपके पास भी इस तरीके का गैजेट्स होगा जिसको आप चार्ज करते हो, बार बार आप देखते हो, तो आपके घर में भी ट्यूबलाइट है जिसमें कि बेटर तरीके से आप बैठ के पढ़ पा रहे हो। तो इलेक्ट्रिसिटी का रोल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा हक है इलेक्ट्रिसिटी होने का। साथ ही ये सेव करने के लिए भी ये हक है। डायरेक्ट सेविंग होना चाहिए कंज्यूमर का, जो कि लोअर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो। अब आप देखो, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर यूनिट अगर बढ़ जाता है तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। हम लोग थोड़ा सतर्क हो जाते हैं कि नहीं, कम से कम जो है हम लोग ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करें, कम से कम फ़ैन, बिजली और जो आपका वाइट सीन गुड्स होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, ये लोग तो इलेक्ट्रिसिटी पीते हैं, खाते हैं। तो हालांकि 5 स्टार का भी ज़माना है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होता है, तो वो सारे इन्वर्टर्स और वो सारे आप लोग जो है ना एसी वगैरह लिया कीजिए, तो वो कम थोड़ा बिजली खाते हैं। तो वैसे भी हमारा हक है कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। साथ ही साथ आप देखो कि फर्दर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। चैलेंजेस क्या है कंज्यूमर के राइट को इंश्योर कराने के लिए? तो सबसे पहला है कि कोई मैकेनिज्म ही नहीं है इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ डिस्कॉम कंपनी एक तो बहुत घाटे पे चल रही है, रोतुलू कंपनी है, ये हमेशा घाटे पे रहती है। डेट इतना ज़्यादा है इनके पास कि सरकार भी बोलती है समटाइम्स कि इनको प्राइवेटाइज़ कर दो। हालांकि इसमें इंक्लूड हो गया है, सरकार के हाथों से ना सारी चीज़ें जा रही है, इसलिए सरकार कह रही है कि आप प्राइवेट सेक्टर को लाओ, अकेले नहीं चलने वाले, हमें किसी साथी का ज़रूरत है। तो प्राइवेट सेक्टर से बेटर कौन साथी होगा जो पैसा भी लाएगा और पंक्चुअलिटी भी लाएगा। तो इसलिए सरकार हर जगह प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखिए कि सरकार बहुत स्मार्ट है। आप ऐसे मत सोचिए ना कि वो अगर प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं, जैसे स्पेस प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, रेलवे प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो कंप्लीट उनके हाथ में सारी चीज़ दे दी जा रही है। नहीं, कंप्लीट नहीं दे दी जा रही है। हम लोग रेलवे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी बात किए थे, जिसमें कि कुछ सेक्टर उनको दिया गया है कि आप जहाँ जहाँ पे कमी है ना उसको पूरा कर दीजिए। स्पेस में भी आप देखिए कि जहाँ जहाँ पे कमी है वो पूरा कर दीजिए, ठीक है। वही चीज़ हमारे डिस्कॉम में भी है कि बेचारे इतने ह्यूज डेट में चल रहे हैं, इतना कर्ज है इनके ऊपर कि ये काम नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा पैसे लेकर आएंगे प्राइवेट सेक्टर्स, तो पैसे लगाएंगे तो काम अच्छे से होगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ें हैं। कोई मैकेनिज्म नहीं है इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए। साथ ही आप देखो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि सीनियर ऑफिसर्स जो डिस्कॉम के हैं और जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। डिस्पैरिटी है स्टेट में, बहुत सारे स्टेट तो आप देखोगे कि क्वालिटी सप्लाई नहीं कर पाते। इवन कुछ स्टेट में जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप देखो कि इलेक्ट्रिसिटी तो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचते नहीं है, दूर दूर तक आपका लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी नहीं हुआ है। साथ ही एम्बिग्विटी है नेट मीटरिंग का। सबसे ज़्यादा आप देखो बिजली चोरी भी हमारे यहाँ उसी हिसाब से होती है। स्मार्ट मीटर की बात की गई है, तो चलिए धीरे धीरे ये प्रोसेस तो हो रहा है। अभी आप देखो कि जहाँ पे भी बड़े बड़े ऑफिस है और जो आपका कॉलोनीज़ होता है वहाँ पे ये स्मार्ट मीटर लग गया। स्मार्ट मीटर वही है जैसे अभी आप पहले इंटरनेट का रिचार्ज कराते हो, फिर इंटरनेट की सुविधा को आप लोग यहाँ पे इंजॉय करते हो। तो उसी तरीके से होगा कि पहले आप जो है बेहतर तरीके से रिचार्ज करा लीजिए, उस हिसाब से आप लोग जो है ना आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कीजिए। या फिर ऐसा भी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का चोरी होता है ना वो अब नहीं हो पाएगा स्मार्ट मीटरिंग से। तो इसकी भी एम्बिग्यूटी आपको देखने को मिलेगा, सही तरीके से इसको अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है। पीपल्स जो है वो अपने कंप्लेन को रेज़ नहीं कर सकते हैं, पब्लिक अवेयरनेस की कमी है, उनको पता ही नहीं होता है कि अगर उनके घर में इतने 6-6 घंटे 8-8 घंटे अगर डेली इलेक्ट्रिसिटी कट हो रहे हैं तो उनको पता नहीं होता है कि कंप्लेन किसको करना है, ठीक है। तो सब लोग जो है अपना ऑल्टरनेटिव लेके बैठ जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। वे आई हेड में बताया जा रहा है कि हम लोग को डिस्कॉम की जो परफॉर्मेंस है ना उसको मेज़र करने की ज़रूरत है। पावर क्वालिटी इंडाइसिस के थ्रू हम लोग डिस्कॉम की जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग देख सकते हैं। साथ ही सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिनको यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहिए और क्वालिटी जो डेटा है उसको सप्लाई करना चाहिए डिस्कॉम से, ठीक है। और साथ ही जो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम होना चाहिए कि अगर किसी के यहाँ बिजली नहीं पहुँचा है, किसी गाँव में, किसी के घर में, या फिर हर दिन अगर आपके घर में 4 से 6 घंटे बिजली कट रहे, तो एटलीस्ट आप अपना दुख तो कहीं रख सको ना। दुख को आपको जो है ना दिल में नहीं रखना चाहिए, उसको आपको निकाल देना चाहिए। तो सरकार को पता होना चाहिए, जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी सरकार नहीं पता कर पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि स्टेट रेगुलेशन जो दिल्ली में है वो स्ट्रिक्टली डिस्कॉम एम्प्लॉयर को बार करते हैं कि जो वो लास्ट 2 ईयर से अगर सर्विस में है तो उनको फिर से ये फोरम मेंबर में जो इनको अपॉइंट किया जाता है तो उनको बार किया जाता है, रोका जाता है। रियल टाइम डेटा यहाँ पे जो है स्मार्ट मीटरिंग के थ्रू रिपोर्ट करना चाहिए। स्मार्ट मीटरिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम हमारे यहाँ होनी चाहिए और कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं होता है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है जिनको यहाँ पे पब्लिक प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे कि वो अपने कंज्यूमर को ना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सके कि उनका क्या अधिकार है और उनका क्या कंसर्न है।
अब कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि जो अच्छी क्वालिटी पावर सप्लाई है वही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। और हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 7, इसको इसके टारगेट को फुलफिल करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गोल नंबर 7 में क्या रखा गया है? 7 में है कि अफोर्डेबल, रिलेबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी का हकदार है। तो ये सबको मिलना चाहिए। तो इसीलिए हमारी जो है इस तरीके से डिस्कॉम कंपनी घाटे में चलेगी, इस तरीके का हरकत रहेगा, स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो फिर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक हमें पूरा करना है, उसकी गोल नंबर 7 हम लोग जो है नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसकी फुलफिल करने के लिए हम लोग को ज़रूरत है कि गुड क्वालिटी पावर सप्लाई होना चाहिए कंटिन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक बार देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपका एक इनबॉक्स में बहुत अच्छी बातें लिखी गई है। की एरिया क्या है जो कि यहाँ पे कवर किया जा रहा है इस रूल्स के अंदर? सबसे पहले तो कि कंज्यूमर को राइट दिया जाएगा, फिर उसके बाद न्यू कनेक्शन यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी। जो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंट होगा, सिंपल होगा, टाइम बाउंड प्रोसेस रखा जाएगा। मीटरिंग अरेंजमेंट है, यानी कि स्मार्ट मीटर को बहुत अच्छे तरीके से, जैसे इसमें पेमेंट मीटर है या फिर प्री पेमेंट आपका मीटर, स्मार्ट प्री पेमेंट मीटर है या फिर प्री पेमेंट मीटर है, पहले आप पेमेंट करो उसके बाद आपका बिजली चलेगा। बिलिंग और पेमेंट है जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन, आज के भी डेट में आपके पास दोनों प्रावधान है। डिसकनेक्शन है और कनेक्शन प्रोविजन, अगर हम लोग देखें रिकनेक्शन प्रोविजन, तो यहाँ पे आपका सप्लाई किया जाएगा। बात किया जा रहा है कि 24/7 पावर सप्लाई किया जाए, और ये कंज्यूमर का हक है हमारा। कंज्यूमर एज ए प्रोज्यूमर है, यानी कि वो कंज्यूमर जो कि एज वेल एज एनर्जी को प्रोड्यूस भी करते हैं। जैसे आप देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन यूनिट भी अपने घर के छत पे सोलर पैनल आप लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कर सकते हो। दिन भर धूप रहेगे तगड़े, आप जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो और रात भर उसका इस्तेमाल करो, तो फ्री है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने से आप छूट हो गए। लेकिन ऐसा भी है कि अगर आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया तो आप इसको डिस्कॉम कंपनी को बेच भी सकते हो। तो ये भी यहाँ पे आपका प्रावधान दिया गया है। जैसे आप पीएम कुसुम योजना में देखते हो, जो किसानों को इस तरीके से पावर किया गया है, तो हम युवक को भी, हम सिटीजन्स को भी ये एम्पावर किया गया है। साथ ही स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस ऑफ लाइसेंस का, और कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म भी रखा गया है कि अगर कोई कंज्यूमर को तकलीफ होता है, उनके घर तक अगर बिजली नहीं पहुंची है, डेली अगर बिजली कट रही है, उनको अगर बहुत लंबे समय से कंप्लेन कर रहे हैं, उनका कंप्लेन नहीं सुना जा रहा है, तो एक काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन भी उन्हें दिया जाएगा। साथ ही कंज्यूमर जो सर्विस है उनके लिए कॉल सेंटर भी है, 24/7 टोल फ्री कॉल सेंटर है, जिसमें आप कॉल करके अपनी परेशानी को बोल सकते हो। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जिसमें कि आप जो है कंज्यूमर और प्रोज्यूमर रिप्रेजेंटेशन दोनों उसमें है कि आप अपने दुख को वहाँ पे व्यतीत कर दो। ठीक है तो ये सारे प्रोविजंस इसमें रखे गए हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। एक रिसेंट जॉइंट स्टडी किया गया है स्मार्ट पावर इंडिया के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा और रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा। उनके द्वारा ये बताया गया ना कि 55% ही कंज्यूमर्स है जो कि सेटिस्फाइड है, उनके यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है ना उसकी क्वालिटी से वो सप्लाई है। आप लोग भी बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपके घर में, आपके कॉलोनी में या आपके गांव में क्या इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से पहुंचाया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हो कि नहीं। मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरा जो घर है, मेरे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है, मैं उससे पूरी फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि बहुत ही कम, मुझे ऐसा लगता है कि एक महीने में सिर्फ एक दिन ही कभी इलेक्ट्रिसिटी कटा होगा, वो भी 10-15 मिनट के लिए, बाकी कभी नहीं कटते। तो मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। आप लोग भी अपनी बातें बता सकते हो जिससे कि मुझे भी पता चले कि और सारे एरिया का क्या हाल चाल है। और आप लोग भी एक दूसरे की कमेंट बॉक्स पढ़ सकते हो, जिससे कि कमेंट पढ़ सकते हो, जिससे कि आप लोग को भी पता चले कि और एरिया में, एरिया का नाम लिखकर आप लोग बताना कि आप लोग संतुष्ट हो कि नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं एक तरीके का, तो इससे क्या होता है ना कि एक जनरल अवेयरनेस भी निकल कर आता है। लोग एक दूसरे के एरिया के बारे में ना सच में जान पाते हैं। ये तो यहाँ पे आपका जो भी बात लिखा गया है ये 99% करेक्ट होता है, बट 1% जो करेक्टनेस की ज़रूरत होती है वो हम लोग जो है ना एक दूसरे से बात करके ही समझ पाएंगे। ठीक है, साथ ही आप देखो कि कहा गया कि सिर्फ 55% कंज्यूमर ही सेटिस्फाइड है, बाकी के कहाँ है, लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ओवरऑल आप देखो कि 63% जो टोटल यहाँ पे सर्वे कस्टमर्स है ना वो सेटिस्फाइड है जिस तरीके से सर्विस उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही 74% जो अर्बन कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है जिस तरीके का अवेलेबिलिटी का। और अगर 60% सेटिस्फाइड कस्टमर की बात करें तो वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में 60% लोग ही सेटिस्फाइड है, अर्बन एरिया में आपके 74% लोग ही सेटिस्फाइड है। बाकी का क्या हाल चाल है, आप समझ सकते हो कि अभी भी हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी एक तो लास्ट माइल तक पहुँचा नहीं है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशंस की गारंटी करते हैं हमारे मोदी जी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आप लोग भी अगर गांव से बिलोंग करते हो तो आपको भी पता होना चाहिए। सेकंड थिंग है कि अर्बन एरिया की हालत इतनी अच्छी नहीं है, बहुत जगह जो है बहुत घंटों तक इलेक्ट्रिसिटी कट होती है। तो फिर उसके बाद हम लोग कैसे कह सकते हैं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। ठीक है, तो ये जो डेटा होता है ना इसको आप लोग मेंस आंसर राइटिंग में ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हो, और इसी से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स की जो स्टेटमेंट है ना वो भी इस तरीके से आपका फॉर्म होता है।
तो आइए एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा यहाँ पे। ये न्यू रूल्स है जिसमें कि जो हमारे जैसे कंज्यूमर का जो हक है ना, उसको और बाहर निकालने की बात की गई है। जो लोगों की हक है उसको बाहर निकालना है, लोगों को अवेयर करने का यहाँ पे रखा गया है। क्या क्या चैलेंजेस है वो तो आप लोग समझ सकते हो, डिस्कॉम की आप लोग भर भर के बुराई कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें सरकार अगर ध्यान देगी, प्राइवेट सेक्टर अगर ध्यान देंगे, तो हमारा डिस्कॉम कंपनी जो एक समय बहुत अच्छा काम करता था, फिर से वो काम करेगा। वे फॉरवर्ड में भी बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है, इसको आप लोग डायरेक्ट जो है अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूजन में हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे 7 मेंशन किया गया है, उस तरीके से आप लोग कोई भी और टॉपिक में लिखते हो जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आप इंक्लूड कर सकते हो, तो कंक्लूजन में इस तरीके से इंक्लूड करने का कोशिश कीजिए। आप लोग जो आंसर लिखते हो, मैं जो बोलती हूँ कि आप लोग को इंप्रूव करना चाहिए अपने कंक्लूजन में, तो इस तरीके का एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन लिखिए जिसमें कि आपको बताना होगा कि हाँ, इंडिया में अगर हम लोग ये सारी काम करेंगे ना, तो इससे क्या फ़ायदे होंगे। फाइन। तो गाइज़ आज के लिए बस इतने ही रखते, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे पीएम किसान, और 3-4 टॉपिक और बचे हुए जो मैं कल क्वेश्चंस करूँगी कि इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो आपका इकॉनमी कल कंप्लीट हो जाएगा, और आप लोग इंडेक्स एक बार देख सकते हो। इस बार ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा आपका सिर्फ इकॉनमी में ही है। एक बार इकॉनमी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर आपकी ज़्यादा नहीं लगेगी। इस वीक नेक्स्ट वीक तक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कुछ बच्चों की मार्च में एग्ज़ाम है, 9 मार्च को एग्ज़ाम है, उससे पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक लेसन आप देखो, 2 लेसन आपका इन्वायरमेंट में आएगा। इन्वायरमेंट में भी ज़्यादा टॉपिक नहीं है, आप लोग देख सकते हो। 2 लेसन में मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। एक लेसन आपका यहाँ पे साइंस एंड टेक का आएगा, एक लेसन सोशल इश्यूज़ का आएगा, और साथ ही आप लोग देख सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स तो मैं ऐसे ही प्रोवाइड कर देती हूँ। 2 लेसन आपका न्यूज़ इन शॉर्ट में आएगा। तो हार्डली मुझे लगता है कि 6 से 7 डेज़ और लगेंगे। 9 मार्च से पहले आपका ये मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही अगर आप लोगों को विजन आइज की टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है तो मेल कर सकते हैं rishika.ch77@gmail.com में, जिसमें कि आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। और साथ ही कोई भी डाउट, कोई सजेशंस रहती है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।